मनोरमा को चुप रहते हुए अब चौथा दिन हो गया था। उसके पति मृदुल की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन मनोरमा की खामोशी, वो कुछ और ही कह रही थी। आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरा जैसे बर्फ हो चुका था। वो एक ही जगह टकटकी लगाए बैठी रहती, मानो कुछ देख रही हो जो औरों को नजर नहीं आता। उसका कमरा हर वक्त बंद रहने लगा था। भीतर से चीखें सुनाई देती, कभी रोने की आवाज तो कभी फुसफुसाहटें, जैसे किसी से बातें कर रही हो। गांव से उसकी सास निर्मला जी पहले दिन ही आ गई थी। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो कांपती हुई सी रेल से उतरी थी। घर पर बहू को देखकर उनका दिल बैठ गया। मनोरमा की आंखों में अजीब सा डर था। चेहरा पीला और बुझा हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। घर पहुंचकर उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा, तो मनोरमा अचानक पीछे हट गई। नहीं, मत मारो प्लीज, अब नहीं, वो जोर से चीख पड़ी। निर्मला जी घबरा गई। आसपास कोई नहीं था, लेकिन मनोरमा ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कोई उसे घसीट रहा हो, चोट पहुंचा रहा हो। उन्होंने कांपती आवाज में बड़बड़ाना शुरू किया, हे भगवान, ये तो किसी आत्मा का साया लग रहा है। कहीं मृदुल की आत्मा तो नहीं लौट आई। और उस रात जब मनोरमा आधी नींद में चीख पड़ी, मृदुल, तुमने कहा था मैं भाग नहीं सकती, मैं अब भी तड़प रही हूं। तब उसकी सास को लगा कि ये सिर्फ सदमा नहीं, कुछ और है। वो बोली, बहू, तुम घबरा क्यों रही हो? मृदुल अब इस दुनिया में नहीं है। मनोरमा घबराहट में बोली, माँ जी, वो मुझे बुला रहे हैं। फिर वो तेजी से रूम से बाहर निकल गई, तो निर्मला जी भी बदहवासी में उसके पीछे भागी। मनोरमा हॉल में आकर सोफे के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, गलती से तुम्हारी शर्ट जल गई, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पीछे खड़ी मनोरमा की सास रो पड़ी, क्योंकि सोफे पर तो कोई था ही नहीं। उनका बेटा तो 4 दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। उन्हें घबराहट होने लगी कि कहीं बहू को मृदुल की आत्मा दिखाई तो नहीं दे रही। वो डर के मारे थर थर कांपते हुए सोचने लगी कि क्या बहू प्रेग्नेंट भी है। मनोरमा अगले ही पल रोते हुए बोली, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। वो किचन में गई और रोते हुए आधी रात को फटाफट सब्जियां काटने लगी। निर्मला जी भी बहू के पीछे भागी और घबराई हुई सी आवाज में बोली, बहू, ये खाना किसके लिए बना रही हो? तो वो कहने लगी, माँ जी, उन्हें भूख लगी है, वो मुझसे खाना मांग रहे हैं। निर्मला जी धीरे से बोली, वो तो इस दुनिया में नहीं है बहू। तो मनोरमा सिसकते हुए बोली, क्या बकवास है, वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठे हुए हैं माँ जी। मुझे खाना बनाने में देर हुई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। इतना कहकर वो फफक कर रो पड़ी। बहू की ये हालत देखकर निर्मला जी अवाक सी रह गई थी। बहू रोती भी जा रही थी और खाना भी बना रही थी। निर्मला जी को पता ही नहीं था कि उनका बेटा उनकी बहू पर हाथ उठाया करता है। उन्होंने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, बहू, क्या मृदुल तुम पर हाथ उठाता था? मनोरमा दहशत भरी नजरों से अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, माँ जी, वो सुन लेंगे तो मेरी और भी पिटाई करेंगे। उन्हें जब गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं देखते। देखिए ना, उन्होंने मुझे कितनी जोर से मारा है। इतना कहकर उसने अपने कंधे से हल्का सा ब्लाउज सरकाया, तो वहां पर गहरे नीले निशान देखकर निर्मला जी कांप उठी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि बहू के माथे पर जो चोट के निशान हैं, वो चोट उसे कैसे लगी होगी। उनका मन भर आया और वो सोचने लगी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार करता था और मुझे कुछ पता ही नहीं था। उनका मन एक अजीब सी कड़वाहट से भर उठा। लेकिन फिलहाल बहू ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी कि उनका सारा ध्यान केवल बहू पर ही केंद्रित हो गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। निर्मला जी ने जाकर दरवाजा खोला, तो दरवाजे पर उनका छोटा बेटा राहुल खड़ा था। राहुल को देखते ही निर्मला जी उसके गले से लगकर फपक फपक कर रो पड़ी और कहने लगी, मृदुल चला गया बेटा।
लेकिन मनोरमा की हालत बड़ी खराब है। लगता है जैसे मृदुल की आत्मा लौट आई है। बहू बहुत परेशान है। तुझे शायद पता नहीं है कि तेरा बड़ा भाई अपनी पत्नी पर हाथ उठाया करता था। बहू बार बार कह रही है कि मृदुल उसे मारेगा। राहुल को इन सब चीजों पर यकीन नहीं था। वो कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं ऑफिस के काम से विदेश गया था, इसीलिए तुम लोगों को ये सब अकेले झेलना पड़ा। लेकिन अब मैं आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो किचन में गया और गौर से अपनी भाभी मनोरमा को देखने लगा। मनोरमा सब्जी छौंकते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, तेल मसाले ठीक रखने होंगे, नहीं तो मृदुल जी गुस्सा हो जाएंगे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो खाना बनाकर थाली परोस कर लाई और सोफे के सामने वाली टेबल पर थाली रखते हुए बोली, मृदुल जी, मैंने खाना बना लिया है। थोड़ी ही देर में वो चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, प्लीज आप मुझे मारना नहीं, मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। कहते कहते वो बेहोश हो गई। निर्मला जी ने उसे डरते डरते हुए संभाला। वो घबराई हुई नजरों से सोफे की ओर देख रही थी। राहुल उस सोफे पर बैठने लगा तो निर्मला जी चिल्लाते हुए बोली, बेटा, उस सोफे पर मत बैठना। बहू कह रही थी कि वहां मृदुल बैठा हुआ है। राहुल झुंझुलाहट में कहने लगा, ये क्या बकवास है, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं करता। पानी के छींटे मारकर निर्मला जी बहू को होश में लाई और उसे सहारा देकर कमरे में ले गई। राहुल काफी देर तक सर पकड़कर बैठा रहा। फिर अगली सुबह उसने निर्मला जी से कहा, हमें भाभी को किसी अच्छी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। निर्मला जी कहने लगी, ये भूत प्रेत का मामला है बेटा, इसमें डॉक्टर क्या करेगा। राहुल झल्लाते हुए बोला, तुम भाभी को तैयार करो, हम थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाएंगे। थोड़ी देर के बाद निर्मला जी ने बहू से कहा, चल बहू, तैयार हो जा, हमें कहीं चलना है। वो बौखलाई हुई सी बोली, लेकिन माँ जी, मृदुल जी तो वो कहने लगी, मृदुल ने ही तो बुलाया है बेटा, चल, देर हो जाएगी तो वो गुस्सा करेगा। ये बात सुनकर मनोरमा थोड़ी शांत हो गई और सास के साथ चल पड़ी। राहुल ने बाहर निकलकर ऑटो बुलाया और फिर तीनों बैठकर डॉक्टर के पास पहुंचे। राहुल ने पहले ही एक मनोचिकित्सक के पास नंबर लगवा दिया था। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इन्हें गहरा सदमा लगा है, क्योंकि सालों से इन पर बहुत अत्याचार हुआ है, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्हें ऐसा भ्रम होता है जैसे वो अभी भी घर में मौजूद है। हम इनका इलाज शुरू करते हैं और ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब डॉक्टर ने दवाई और काउंसलिंग वगैरह शुरू कर दी थी। शुरुआत में तो कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे निर्मला जी देख रही थी कि मनोरमा पहले से शांत रहने लगी है। अब वो मृदुल का नाम भी नहीं लेती थी। धीरे धीरे जब वो होश में आने लगी तो उसे एहसास हुआ कि जो उस पर इतना अत्याचार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो भी अब अपनी सास के साथ थोड़ा समय बिताने लगी थी, उनसे थोड़ी बहुत बातें करती थी। एक दिन बातों ही बातों में उसके दिल का दर्द बाहर आ गया और वो कहने लगी, माँ जी, मैं माँ बनना चाहती थी, लेकिन मृदुल को बच्चे नहीं चाहिए थे, तो वो इस बात के लिए भी मुझसे बहुत झगड़ा करते थे। निर्मला जी धीरे से बोली, बहू, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे तुम्हारी जिंदगी मैं संवारूंगी, ये तुमसे वादा करती हूँ। मनोरमा के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे, तो निर्मला जी ने फैसला किया कि वही अब उसके जीवन को एक नया रूप देंगी। धीरे धीरे करके मनोरमा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वो घर भी अच्छी तरह संभालने लगी थी। राहुल भी अपनी जॉब लोकेशन पर वापस चला गया था। निर्मला जी ने एक दिन मनोरमा से कहा, बहू, अब मृदुल को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो।
ये सुनकर मनोरमा कांप उठी और कहने लगी, अगर फिर से कोई मृदुल जैसा मिल गया तो क्या होगा? तो वो कहने लगी, ऐसा नहीं होगा बहू। हर इंसान एक जैसा थोड़े ना होता है। हम जिस मनोचिकित्सक के पास तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं, उनका असिस्टेंट तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे शादी भी करना चाहता है। ये सुनकर मनोरमा की आंखों के आगे नीरज का चेहरा घूम गया। अक्सर अस्पताल जाते हुए वो उसे गहरी निगाहों से देखा करता था और बड़े ही प्यार से बात करता था। मनोरमा गहरी सोच में डूब गई। तो निर्मला जी ने कहा, जब उसने हमें बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तब मैंने राहुल से कहा और उसने नीरज के बारे में छानबीन कर ली थी। उसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। घर में एक छोटी सी बेटी है, इसलिए वो भी दोबारा शादी करना चाहता है ताकि उसका परिवार भी पूरा हो सके। ये सुनकर मनोरमा नजरें चुराती हुई बोली, आप लोगों को जैसा ठीक लगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब वो कहने लगी, तुम एक बार नीरज से मिलो, उससे बातचीत करो। तुम्हें ये रिश्ता पसंद आएगा, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे मनोरमा और नीरज में बातचीत शुरू हुई। मनोरमा उसकी बेटी कनक से भी मिली। कनक तो पहली मुलाकात में ही उससे इतने गहरे तक जुड़ गई थी कि मनोरमा को उससे अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। 2 महीने के बाद मनोरमा ने अपनी सहमति दे दी तो एक सीधे साधे समारोह में उनकी शादी हो गई। निर्मला जी काफी खुश थी क्योंकि अब उनकी बहू का जीवन संवर चुका था। साल भर के बाद ही मनोरमा ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है। तो निर्मला जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो निर्मला जी की बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी थी और मनोरमा के लिए भी उसका पुराना ससुराल उसका ससुराल नहीं बल्कि मायका बन चुका था। 9 महीने के बाद मनोरमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब निर्मला जी ने इस खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दी और सबको बताती फिर रही थी कि मैं नानी बन गई हूं। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, अगर साथ में समझदारी, अपनापन और सही समय पर मिला सहारा हो तो हर जख्म भर सकता है। रिश्ते जन्म से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। जिस घर में बहू पर कभी जुल्म हुआ था, वही घर बाद में उसका मायका बन गया, क्योंकि उसमें अब सास नहीं, एक मां रहने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।